Hello everyone, welcome to Avlokan IAS. So we have already done PYQ analysis of Indian polity and economy. So now we are going to start with the PYQ analysis of history. So in history, we will be starting with ancient history. And in ancient history, we will be doing this PYQ analysis in a topic wise manner. So the first topic that we are going to deal is prehistoric time to Mauryan time. So prehistoric time to Mauryan time will be our first topic for this PYQ analysis. So approximately last 10 years we are going to cover for the PYQ analysis, and that would be sufficient for your exam, and this would give you a gist of how UPSC asks question, how they frame statements, and these videos going to be of very much useful for you. So the topic is prehistoric to Mauryan. So the first question is, which one of the following statements about Sangam literature in ancient South India is correct? So the correct statement is asked here. So first of all, our task would be to see that if the question is asking incorrect statement और द करेक्ट स्टेटमेंट. सो पहला सर्कल तो हमारा यहीं पर ही बन जाएगा कि करेक्ट पूछा गया है या इनकरेक्ट. तो क्वेश्चन सॉल्व करने का तरीका भी हम साथ में देखते जाएंगे. तो यहाँ पर पूछा गया है करेक्ट, तो अब मेरा दिमाग, अब हम लोग का जो दिमाग है वो इस तरीके से काम करेगा कि हमें करेक्ट स्टेटमेंट फाइंड आउट करनी है. सो संगम पीपल आर डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर. तो क्या संगम जो संगम पोएम्स हैं उनमें किसी भी तरीके की मटेरियल कल्चर की क्या कोई बात नहीं हुई है? अब यहाँ पर एक बार आप ध्यान से नोटिस करना कि वर्ड्स क्या क्या यूज हुए हैं. यहाँ पर लिखा हुआ डिवॉइड ऑफ एनी रेफरेंस टू मटेरियल कल्चर. देखो ये वीडियोस है ना, आपको एक बहुत ही अच्छा तरीका बताएंगी कि आप कैसे अप्रोच करेंगे क्वेश्चंस को और किस तरीके से आप एग्जाम में, एक्चुअल एग्जाम में डील करने वाले हैं इन क्वेश्चंस को. तो सेकंड क्वेश्चन हमारा, जो हमारी सेकंड स्टेटमेंट है, दैट इज द सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ण वाज नोन टू संगम पोइट्स. तो संगम पोइट्स को यहाँ पर सोशल क्लासिफिकेशन, जो वर्ण क्लासिफिकेशन था वो उनको पता था. थर्ड स्टेटमेंट यहाँ पर कह रहा है, अभी मैंने सेकंड स्टेटमेंट पे कुछ भी नहीं बोला है, थर्ड स्टेटमेंट देखते हैं, दैट इज संगम पोएम्स हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक. तो इनके पास कोई रेफरेंस नहीं था वॉरियर एथिक को लेकर. तो यहाँ पर फिर से एक एक्सट्रीम स्टेटमेंट यूपीएससी ने लिख दी है. एंड द लास्ट स्टेटमेंट इज संगम लिटरेचर रिफर टू मैजिकल फोर्सेस एर इरेशनल. तो यहाँ पर अगर आप देखो, जो तीन स्टेटमेंट्स हैं, अगर हमें सपोज कुछ भी नहीं पता है, हमें नहीं पता है कि संगम में बात हो रही है वर्ण सिस्टम की या नहीं हो रही है या क्या हो रहा है, ठीक है, तो अगर आप थोड़ा ध्यान से अगर इस स्टेटमेंट्स को समझने की कोशिश करें तो यहाँ पर हमें जो तीन स्टेटमेंट्स हैं वो ऐसी दिखाई पड़ रही हैं जहाँ पर आपको एक्सट्रीमिटी देखने को मिलेगी, जहाँ पर आपको एक निगेटिव टोन देखने को मिलेगी, और जहाँ पर ऐसा दिखाया जा रहा है कि इन लोगों ने किसी चीज़ को इरेशनल डिक्लेयर कर दिया था या कुछ उन्हें पता नहीं था या कोई रेफरेंस ही नहीं मिलता है. तो जनरली ऐसा होता नहीं है. कोई भी अब संगम पोएम्स तो पढ़ेगा नहीं बैठ के प्रिपरेशन के लिए, हर कोई केवल अपने टॉपिक को पढ़ेगा. अब टॉपिक को पढ़ने के बाद आप उसी टॉपिक से एक लॉजिकल गेस लगाते हो कि उनको क्या पता था या क्या नहीं पता था. तो इन पोएम्स में ऑब्वियसली मटेरियल कल्चर की बात होगी ही होगी. पोएम्स में यहाँ पर बात हुई है, कई सारे यहाँ पर जो फूड प्रोडक्ट्स हैं उनकी बात हो रही है, राइस की बात हो रही है, कैटल हियरिंग की बात हो रही है, फिशिंग की बात हो रही है, फार्मिंग की बात हो रही है. ये सारी बातें यहाँ पर संगम पोएम्स में हमें देखने को मिलती हैं. सो दिस स्टेटमेंट इज अवर इनकरेक्ट स्टेटमेंट. ठीक है, अब थर्ड स्टेटमेंट पे आते हैं. यहाँ पर बोल रहे हैं संगम पोएम हैव नो रेफरेंस टू वॉरियर एथिक्स. तो वॉरियर एथिक को लेकर यहाँ पर कोई भी रेफरेंस नहीं है, जबकि संगम पोएम्स आर प्री वेडेड विद द वॉरियर एथिक. तो जो यहाँ पर वॉरियर एथिक्स की यहाँ पर बहुत बात हुई है. दे स्पीक ऑफ पब्लिक सेलिब्रेशन ऑफ द फीट्स ऑफ द हीरोज, इवन द डेथ ऑफ हीरोज इन द वॉर्स. तो यहाँ पर कोई भी ऐसा हीरो होता था जो वॉर में जिसकी शहादत होती थी, या कोई यहाँ पर इनका ग्रेट जो रूलर्स होते थे या फिर कोई ग्रेट वॉरियर होता था, अगर उसकी डेथ होती थी तो उसको सेलिब्रेट किया जाता था पब्लिकली. सो वॉरियर एथिक की यहाँ पर बात हुई है संगम पोएम्स में. सो दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट वन. नेक्स्ट इज संगम लिटरेचर रिफर्स टू मैजिकल फोर्सेस एज इरेशनल. सो आप ऐसे सोच लो कि इंडिया इज अ कंट्री, और इंडिया में अगर आप किसी भी कोने में चले जाओ, जो मैजिकल फोर्सेस हैं वो आज से नहीं, आज से हजारों साल पहले से ही कोई ना कोई बिलीफ सिस्टम आपको देखने को मिल जाएगा. तो संगम लिटरेचर में भी ऐसा तो नहीं हो सकता कि किसी चीज़ को कम्प्लीटली वो यहाँ पर इरेशनल डिक्लेयर कर देंगे. सो संगम लिटरेचर रिफ्लेक्ट्स अ बिलीफ इन सेक्रेड और मैजिकल फोर्सेस, जिनको अनानकू बोला गया है, दैट वर सपोज टू इनहेबिट वेरियस ऑब्जेक्ट्स. तो यहाँ पर
इनकी बात हुई है, मैजिकल फोर्सेस की यहाँ पर बात हुई है। एंड दीज मैजिकल फोर्सेस वर एसोसिएटेड विद रिचुअलिस्टिक सिंगिंग, डांसिंग एंड ट्रांसेस एंड विद लाइटनिंग एंड क्रेमेशन फायर एंड वर्शिपिंग मेमोरियल स्टोन्स। तो यहाँ पर इन सारी चीज़ों की यहाँ पर लिटरेचर में बात हुई है, दैट मीन्स दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो इनकरेक्ट वन। अगर हमें इसके बारे में इंफॉर्मेशन नहीं है, जानकारी नहीं है, नॉलेज भी नहीं है, हमने कहीं पर पढ़ा भी नहीं है, तब भी अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर तक पहुंचना चाहें, तो आप अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करेंगे तो आप समझ पाएंगे कि इनमें से सबसे अच्छा जो हमें सेटिस्फैक्ट्री स्टेटमेंट देखने को मिल रहा है, दैट इज द सेकेंड वन, एंड सोशल क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना वाज नोन टू संगम पोएट्स। सो दिस स्टेटमेंट इज करेक्ट हियर। उनको एक क्लासिफिकेशन पता था, यहाँ पर किंग्स, ट्रेडर्स, फार्मर्स, इस तरीके से सोशल क्लासिफिकेशन था वहाँ पर। इवन ब्राह्मण्स वर मेंशन्ड इन देयर क्लासिफिकेशन ऑफ वर्ना। सो इस तरीके से पूरी तरीके से यहाँ पर ऑल्दो द जाति सिस्टम वाज नॉट अ फीचर ऑफ देयर सोसाइटी, इनकी सोसाइटी का जाति सिस्टम फीचर नहीं था, बट द फोर फोल्ड वर्ण ऑफ क्लासिफिकेशन हैड लिटिल एप्लीकेशन टू एंशिएंट तमिल सोसाइटी, बट दे हैड अ सोशल क्लासिफिकेशन एंड दे न्यू दिस क्लासिफिकेशन। तो यहाँ पर हमें ये स्टेटमेंट सबसे एक्यूरेट दिखाई पड़ता है, और बाकी में हमें एक एक्सट्रीमिटी एंड निगेटिव टोन देखने को मिलती है, और जो कि कम्प्लीटली एक एक हमें निगेशन की बात कर रहे हैं कि यहाँ पर इनको पता ही नहीं था, बिल्कुल डिवाइड ऑफ एनी रेफरेंस। तो ये वाली स्टेटमेंट्स हमारी क्या होंगी, इनकरेक्ट हो जाएंगी, और हम सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। सो इस तरीके से आपको सोचना होगा एक्चुअल एग्जाम में भी सही स्टेटमेंट तक पहुंचने के लिए। एंड द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु अमंग द फॉलोइंग रूलर्स एडवाइज्ड हिज सब्जेक्ट्स थ्रू दिस इंस्क्रिप्शन। सो इंस्क्रिप्शन के थ्रू किस रूलर ने अपने सब्जेक्ट्स को यहाँ पर एडवाइस किया है। सो एडवाइस क्या दी गई है, whosoever praises his religious sect or blames other sects out of excessive devotion to his own sect with the view of glorifying his own sect, he rather injures his own sect very severely। तो यहाँ पर एक तो आप देखो बात हो रही है इंस्क्रिप्शन की, तो पहले यहाँ से ही आपका दिमाग चल जाना चाहिए कि इंस्क्रिप्शन के लिए कौन सा रूलर सबसे ज़्यादा जाना जाता था, इंस्क्रिप्शन को लेकर सबसे पहले काम किसने शुरू किया था और किसने सबसे ज़्यादा इंस्क्रिप्शन यहाँ पर लगवाए थे। ठीक है, तो इंस्क्रिप्शन से आपका दिमाग खुल जाना चाहिए। दूसरा, यहाँ पर बार बार सेक्ट की बात हो रही है, ठीक है, ऑन सेक्ट, यहाँ पर बार बार सेक्ट की बात हो रही है, ठीक है। और अगर आप देखो तो यहाँ पर मैं, अब देखो ऐसे क्वेश्चन ना आपको एग्जाम में डील करने में बहुत ही टफ लगेंगे कि बहुत टफ क्वेश्चन आ गया है, ये तो कहीं पढ़ा ही नहीं है, कैसे डील करेंगे, ये तो ऐसे कौन तैयारी करता है, इस तरीके की चीज़ें, स्टेटमेंट्स या क्या लिखा हुआ है इंस्क्रिप्शन पे, ये तो कौन पढ़ता है। अब देखो ये देखने में टफ लग रहा है, बट अगर आपने थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक पढ़ी हो तो उस बुक में ये डायरेक्टली वहां से ये पूरा पैसेज उठाया गया, ये पूरा पैराग्राफ वहीं से ही उठाया गया, थीम्स इन इंडियन हिस्ट्री बुक से उठा रहा है यूपीएससी क्वेश्चन, और उसने डायरेक्ट क्वेश्चन पूछ लिया कि किस रूलर के इंस्क्रिप्शन में ये बात अपने सब्जेक्ट के लिए एडवाइस दी गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने सेक्ट की बात की और इंस्क्रिप्शन की बात की, तो हो सकता है कई लोग यहाँ पर सही आंसर तक पहुंच गए होंगे। तो देखो एक ट्रेंड और देखा गया है यहाँ, कुछ लोग तो आंसर तक पहुंच ही गए होंगे, लेकिन फिर से मैं बता देता हूँ, इसका जो करेक्ट आंसर है दैट इज द ऑप्शन ए, अशोका। अशोका इज द करेक्ट ऑप्शन, तो इसका आंसर भी अशोक है। तो एक तो अशोक ने सबसे ज्यादा इंस्क्रिप्शंस लगवाए थे, एंड इन लेटर पार्ट ऑफ हिज लाइफ एंड लेटर पार्ट ऑफ हिज रेन ही कन्वर्टेड इनटू बुद्धिज्म एंड ही स्प्रेड बुद्धिज्म है, ही प्रोपगेटेड बुद्धिज्म एंड द पॉलिसी ऑफ धम्मा, धम्मा और बुद्धिज्म को उसने काफ़ी ज़्यादा स्प्रेड करने में हेल्प की, और कई जगह उसने मिशनरीज को भेजा। तो इसने रिलीजन में बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट दिखाया अशोका ने। और उसके अलावा यहाँ पर बार बार सेक्ट की बात हो रही, तो सेक्ट में भी कौन सा रिलीजन डिवाइडेड था, इट वाज बुद्धिज्म। अब देखो यहाँ पर एक चीज़ देखो, इस क्वेश्चन को डील करने का एक तरीका और है, यूपीएससी के आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस उठाओ, कितने भी ईयर के उठा लो, और उनमें आप देखना कोई भी क्वेश्चन ऐसा हो जिसमें अशोका इज इन ऑप्शन, अगर अशोक का नाम ऑप्शन में है तो अशोका इज द आंसर। सो ये एक ट्रिक है, जरूरी नहीं कि आगे भी हर बार काम कर जाएगी, बट इन मोस्ट ऑफ द केसेस, इन ऑलमोस्ट इन एवरी क्वेश्चन इन विच अशोका इज द ऑप्शन, और केवल वन वर्ड ऑप्शन है जिसका, वहां पर अशोक इज द करेक्ट ऑप्शन, करेक्ट आंसर। सो इस तरीके से भी आप इस आंसर तक पहुंच सकते हो। ऐसे ही एक ट्रेंड और भी है जो मिडिवल हिस्ट्री में है, अगर विजयनगर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है और उसमें जो विजयनगर के रूलर्स हैं उनके नाम दिए गए हैं और उसमें एक नाम कृष्णदेव राय का है, सो कृष्णदेव राय इज द आंसर। सो ये एक ट्रेंड देखा गया है, सो ये एक प्रैक्टिस यूपीएससी फॉलो करता है। मैं इसको ये नहीं कहूँगा कि हार्ड एंड फास्ट रूल है, ऐसा ही होने वाला है, बट ऐसा हुआ है।
सो इस तरीके से भी आप अगर जब आपको रिस्क लेनी ही पड़े तो आप इस तरीके से अशोक पे रिस्क ले सकते हो इन सच क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ हड़प्पन साइट, इनमें से हड़प्पन साइट कौन सी नहीं है। अब देखो इससे एक चीज पता चल जाती है अपने को कि 2019 में यूपीएससी पूछ रहा है हड़प्पन साइट्स के बारे में, तो इससे हमें एक चीज पता चल गई कि यूपीएससी साइट्स में इंटरेस्ट लेता है और इंडस वैली सिविलाइजेशन की साइट्स को काफी ज्यादा पूछता है। सो यहाँ पर अगर हम देखें तो चनहुद्रो हमने पढ़ी हुई है इंडस वैली साइट में, ठीक है, इज नॉट अ। अब देखो यहाँ पर हमारा जो पहला सर्कल होगा दैट वुड बी ऑन नॉट, कि यहाँ पर पूछा क्या गया है कि हड़प्पन साइट नहीं है, तो हमारा दिमाग उसी तरीके से काम करना चाहिए कि हमें नहीं ढूंढना है। तो चनहुद्रो इज अ हड़प्पन साइट, सो दिस इज नॉट द आंसर। कोट डीजी इज अ हड़प्पन साइट, दिस इज ऑल्सो नॉट अवर आंसर। देसलपुर इज अगेन लाइज इन कच्छ गुजरात विच इज ऑल्सो कंसिडर्ड अ पोर्ट, तो ये भी इंडस साइट है एंड इट इज ऑल्सो नॉट अवर आंसर। तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या होने वाला है, दैट इज शौगौरा। शौगौरा, अब शौगौरा इज अ मॉडर्न साइट और यहाँ पर हमें कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन मिलता है, तो इसलिए ये जो साइट है ये फेमस है और इसीलिए ये यहाँ पर क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर रखा गया है। अब इस तरीके का क्वेश्चन हमें एक्चुअल एग्जाम में कंफ्यूज कर सकता है और हमारा दिमाग हो सकता है कंफ्यूजन में गलत ऑप्शन को यहाँ पर मार्क कर दे। शौगौरा कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन इज अ कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन रिटन इन प्राकृत इन द ब्राह्मी स्क्रिप्ट, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में ये इंस्क्रिप्शन लिखा गया है। लैंग्वेज इज प्राकृत एंड स्क्रिप्ट इज ब्राह्मी, तो ब्राह्मी स्क्रिप्ट में, ब्राह्मी यहाँ पर स्क्रिप्ट में और प्राकृत लैंग्वेज में ये जो हमारा इंस्क्रिप्शन है दैट इज रिटन, और ये कॉपर प्लेट इंस्क्रिप्शन है और ये कहाँ पर, ये राप्ती रिवर के बैंक पर लोकेटेड है। राप्ती रिवर इन गोरखपुर यूपी, गोरखपुर उत्तर प्रदेश में ये हमारा लोकेटेड है। अब देखो गोरखपुर में अगर आपको ये भी याद हो कि ये मॉडर्न साइट है और ये गोरखपुर में लोकेटेड है, तो इससे भी हमें पता चल जाएगा कि कोई भी इंडस साइट गोरखपुर में लोकेटेड नहीं है, तो भी शौगौरा जो है हमारा सही आंसर हो जाएगा। सो चनहुद्रो, दीज आर द इम्पोर्टेंट साइट। कोट डीजी जो कि सिंध में लाई करता है, ठीक है, करंट पाकिस्तान में। कालीबंगम इंपॉर्टेंट साइट्स हैं, जैसे कालीबंगम है, रूपर इन पंजाब है, वनावली इन हरियाणा है, लोथल है, सुरकोतड़ा है, देसलपुर है, धोलावीरा है, चनहुदारो है विच इज लोकेटेड इन साउथ ऑफ मोहनजोदारो। अगर आपको इन साइट्स के बारे में और ज़्यादा डिटेल में जानना है तो हमारा इंडस साइट्स के लिए ही एक हमने पर्टिकुलर हिस्ट्री बूस्टर सीरीज में एक लेक्चर बनाया हुआ है और उनमें केवल साइट्स को डिस्कस किया, उनकी ईच एंड एवरी डिटेल विच इज़ इंपॉर्टेंट फॉर द एग्जाम, वो लेक्चर आप जाकर देख सकते हो और वहाँ से आप अच्छे से अपनी डिटेल्स को जान सकते हो इसके बारे में, ठीक है। नेक्स्ट इज with reference to the difference between the culture of Rigvedic Aryans and Indus Valley people, which of the following statement is correct, is or correct। तो यहाँ पर देखो फिर से करेक्टनेस पूछी गई है। So Rigvedic Aryans used the coat of mail and helmet in warfare, whereas the people of Indus Valley civilization did not leave any evidence of using them। ठीक है, ये स्टेटमेंट हो गई। अब देखो कितनी लेंथी स्टेटमेंट है, इससे हमें ये क्वेश्चन टफ लगने लगेगा कि ये क्वेश्चन हमारा टफ हो गया और काफी लेंथी क्वेश्चन लगेगा ये हमको। अगली जो स्टेटमेंट है दैट इज ऋग वैदिक आर्यंस न्यू गोल्ड सिल्वर एंड कॉपर वेयर एज इंडस वैली पीपल न्यू ओनली कॉपर एंड आयरन। अब देखो इसी से ही आप अंदाजा लगा लो कि ऋग वैदिक लोग बाद में आते हैं, जबकि इंडस वैली पीपल वर दीज वर द पीपल हु वर स्टेइंग हु वर लिविंग प्रायर टू द ऋग वैदिक पीपल। तो इनको कॉपर और आयरन की जानकारी होगी और ऋग्वैदिक आर्यंस को नहीं होगी, ऐसा कैसे हो सकता है कि अगर जो चीज इंडस वाले लोगों को पता होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन के लोगों को पता होगी, वो चीज तो ऋग्वैदिक आर्यंस को तो ऑलरेडी पता ही होगी, उनको कुछ नई चीज भी पता हो सकती है। जबकि यहाँ पर क्वेश्चन पूरा उल्टा घुमा दिया है, ठीक है, कह रहा है इंडस वैली लोगों को कॉपर और आयरन की जानकारी थी लेकिन ऋग्वैदिक को आयरन की जानकारी नहीं थी। जबकि हमें ये पता चलता है कि ना ही इंडस वैली पीपल को आयरन की जानकारी थी, ना ही ऋग्वैदिक आर्यंस को आयरन की जानकारी थी। आर्यन वॉज फर्स्टली नोन टू द लेटर वैदिक पीरियड। सो यहाँ पर जो लास्ट के 3 वैदिक पीरियड थे, जो लास्ट के 3 वेदास थे और लेटर वैदिक पीरियड था विच वॉज अराउंड 1000 BCE, उन लोगों को आयरन के बारे में सबसे पहले पता चला था। तो यहाँ पर ना ही इंडस में हमें कोई भी आयरन का यहाँ पर एविडेंस मिलता। और अगर आपने बेसिक नॉलेज भी ली होगी, इंडस वैली सिविलाइजेशन टॉपिक भी अच्छे से पढ़ के गए होगे, तो भी आपको ये स्टेटमेंट गलत करने में 2 सेकंड भी नहीं लगेंगे कि इंडस वैली लोगों को आयरन पता ही नहीं था, इसी से ये स्टेटमेंट गलत हो जाता है, इनके बारे में देखना ही नहीं है।
सो अब देखो ये जो क्वेश्चन पूछा गया है ये कंपैरिजन बेस्ड क्वेश्चन है, इसमें कोई एक टॉपिक इन्वॉल्व नहीं है, इसमें पूरा ऋग्वेदिक आर्यंस को इन्वॉल्व कर लिया प्लस इंडस वैली टॉपिक, दो तीन टॉपिक को मिला के यहाँ पर क्वेश्चन पूछ लिया गया। सो यूपीएससी इस तरीके का क्वेश्चन पूछता है कि वो दो तीन टॉपिक या एक बड़े टाइम फ्रेम से क्वेश्चन पूछ लेता है, ठीक है। तो हमें इस तरीके से तैयार रहना है कि हमें बेसिक चीजें पता होनी चाहिए कि व्हाट वाज देयर एंड व्हाट वाज नॉट देयर, ये हमें जरूर पता होना चाहिए। Third statement is Rigvedic Aryans had domesticated the horse, whereas there is no evidence of Indus Valley people having been aware of this animal। तो देखो यूपीएससी ने पहले भी एक क्वेश्चन पूछा है जिसमें उसने जो ऑफिशियल की थी उसमें उसने ये निगेट कर दिया था कि दे न्यू अबाउट हॉर्स। तो इंडस वैली लोगों को हॉर्स का कोई एविडेंस हमें नहीं मिलता है, ये बिल्कुल स्टेटमेंट करेक्ट है। और ये हमें पता था कि आर्यंस जो थे वो हॉर्स पे ही बैठ के आए थे, तो आर्यंस हॉर्सेस का यूज करते थे, दे इवन यूज्ड हॉर्सेस इन देयर वॉरफेयर। चैरियट्स का यूज करते थे, तो चैरियट्स किससे रन होते थे, दे वर यूजिंग हॉर्स, हॉर्स वाज डोमेस्टिकेटेड बाय देम। बट इंडस वैली लोग हॉर्स का यूज नहीं करते थे। सो दिस अवर दिस स्टेटमेंट इज गोइंग टू बी ट्रू। तो यहाँ पर हमें दो चीजें पता चल गई कि दूसरा गलत है और तीसरा सही है। तो अगर हम इस बेसिस पे भी जाएं तो दूसरा ऑप्शन हमारा गलत होता है तो उससे भी हम ये भी गलत कर देंगे, उससे हम ये भी गलत कर देंगे, एंड थर्ड स्टेटमेंट इज करेक्ट। तो हम वन को देखने की जरूरत ही नहीं है क्योंकि हमें थर्ड तो करेक्ट चाहिए ही चाहिए। तो वन एंड थ्री हमारे क्या हो जाएंगे, करेक्ट हो जाएंगे और हम इससे अपने सही आंसर तक पहुंच जाएंगे। अगर आपको तीनों स्टेटमेंट नहीं भी समझ में आ रहे हैं ना तब भी दो स्टेटमेंट से ही हम ऑप्शन तक पहुंच रहे हैं। ऋग्वेदिक आर्यंस यूज द कोट ऑफ मेल एंड हेलमेट, तो ये तो पता ही है कि ऋग्वेदिक लोगों ने हेलमेट्स का वॉरफेयर यूज कर, वॉरफेयर ये लोग युद्ध में जाते थे, युद्ध को लड़ते थे, तो ये तो हमें पता ही है। तो ऑब्वियसली कि वो युद्ध में जो जाएगा वो कुछ तो हेड गियर्स यूज करेगा ही, कुछ तो यूज करेगा ही अपने को बचाने के लिए, प्रोटेक्टिव गियर्स, ठीक है। बट इंडस वैली लोगों के हमें कोई एविडेंस ही नहीं मिलते हैं कि ये लोग वॉर में इन्वॉल्व थे या लड़ाई लड़ते थे। दिस सिविलाइजेशन वॉज नोन टू बी अ पीसफुल सिविलाइजेशन। तो यहाँ पर हमें वॉर्स के एविडेंस ही नहीं मिलते हैं। तो जब वॉर के एविडेंस नहीं है तो फिर हेलमेट और कोट ऑफ मेल की जरूरत ही नहीं है इनको, ठीक है। So this statement is true. This statement is true. So 1 and 3 is going to be the correct answer here. So, समझ में आया? इस तरीके से हमें सही आंसर तक पहुंचना है और यही हमारा चैलेंज होता है एक्चुअल एग्जाम में कि किस तरीके से हमें गिवन स्टेटमेंट्स में से अपने सही आंसर को खोजना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस सिविलाइजेशन। अब आप देखो जो हम टाइम पीरियड कवर कर रहे हैं इस पूरे टॉपिक में प्री हिस्टोरिक टू मॉडर्न की बात हो रही है। बट आप देखोगे कि प्री हिस्टोरिक टाइम पीरियड से यूपीएससी क्वेश्चन जनरली पूछता ही नहीं है। क्वेश्चंस आते हैं रफली फ्रॉम द इंडस वैली पीरियड और उसके बाद के टाइम पीरियड से। तो ये हमें ध्यान देना है कि किस एरिया को हमें ज़्यादा रिवाइज करना है, कहाँ पे ज़्यादा फोकस करना है। सो नेक्स्ट इज विच ऑफ द फॉलोइंग कैरेक्टराइज द पीपल ऑफ इंडस वैली सिविलाइजेशन। दे पजेस्ड ग्रेट पैलेसेस एंड टेम्पल्स। जो बेसिक भी टॉपिक पढ़ के गया होगा उसको पता होगा कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में हमें कोई भी पैलेसेस, और चलो पैलेसेस में डाउट है भी तो टेम्पल्स के हमें कोई एविडेंसेस नहीं मिलते हैं। वेयर एज इन मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन वी हैव फाउंड द एविडेंसेस ऑफ टेम्पल्स। तो यहाँ से हमारी जो पहली स्टेटमेंट है वो हम आउटराइटली निगेट कर देंगे। सेकेंड वन इज दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज। चलो ठीक है, यहाँ पर हमें पता है मदर गॉडेस हमें मिलती हैं, प्लस यहाँ पर हमें पता है पशुपति महादेव जो जिसको हम प्रोटो शिवा बोलते हैं वो हमको मिलती है। तो इससे हमें ये पता चल गया कि हाँ वो मेल एंड फीमेल दोनों डीटीज की वर्शिप करते थे, बट नॉट इन टेम्पल्स। टेम्पल के हमें कोई एविडेंस नहीं मिले। तो जो जहाँ जहाँ हमें फर्स्ट दिख रहा है इन दोनों को हम गलत कर देंगे। दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स इन वॉरफेयर। जब अभी हमने बात की थी जो 2017 में, अभी देखो ये क्वेश्चन आया 2013 में और इसके बाद 2017 में ये क्वेश्चन फिर से पूछा गया है, हॉर्स वाली बात पूछी गई है। तो अवेयर रहना है कि पीवाईक्यू से क्वेश्चन किस तरीके से आते हैं। यूपीएससी डायरेक्टली कभी क्वेश्चन रिपीट नहीं करता है, बस वो हिंट रिपीट करता है, जो उसने पहले पूछा है उससे रिलेटेड कुछ और घुमा के पूछेगा वो, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर पूछा गया दे एम्प्लॉयड हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स, बिल्कुल ही नहीं। हॉर्स उसके बारे में उन्हें जानकारी ही नहीं थी और हॉर्स ड्रॉन चैरियट्स वॉर में जाते नहीं थे और चैरियट्स का यूज वो इस तरीके से करते नहीं थे, बुलक कार्ट्स वगैरह का यूज करते थे। दैट इज वाई दिस स्टेटमेंट इज अगेन इनकरेक्ट। और अगर इनकरेक्ट है उससे हम बी ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। चलो अगर मान लो हमें थर्ड में डाउट भी है, ठीक है, थर्ड में डाउट है, लेकिन हमें ये पता चल गया कि फर्स्ट स्टेटमेंट जो है हमारी वो इनकरेक्ट है। तो जब फर्स्ट इनकरेक्ट है तो पहली इनकरेक्ट यहाँ पर है और पहली इनकरेक्ट यहाँ पर। अब हमें अगर रिस्क लेना भी है तो हमें बी और डी में रिस्क लेना होगा, ठीक है।
तो यहाँ पर आप देखो दे वर्शिप्ड बोथ मेल एंड फीमेल डीटीज, तो आपका दिमाग चलना चाहिए कि मेल में प्रोटोशिवा है और फीमेल में हमारी मदर गॉडेस है। तो इसी से ही हम इस पे सही पे पहुंच जाते हैं और नन ऑफ द एबव का भी हमें जरूरत नहीं पड़ती है और हम बी हमारा सही ऑप्शन हमें मिल जाता है और बिल्कुल 100% करेक्ट आंसर तक हम पहुंचेंगे इससे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रिगार्डिंग द इंडस वैली सिविलाइजेशन कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो यहाँ पर फिर से इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन हमारा पूछा गया है। अब यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है इंडस वैली सिविलाइजेशन से रिलेटेड, इट वाज प्रीडोमिनेटली अ सेकुलर सिविलाइजेशन। तो अगर जिसने इंडस वैली सिविलाइजेशन को अच्छे से रिवाइज किया है, पढ़ा है, उसे पता है कि हाँ भाई सेकुलर सिविलाइजेशन थी। यहाँ पर हमें पर्टिकुलर कोई रिलीजन देखने को नहीं मिलता, कोई कास्ट सिस्टम देखने को नहीं मिलता, कोई हमें वॉर्स देखने को नहीं मिलते हैं, कम्युनल फाइट्स देखने को नहीं मिलती, कुछ भी ऐसा देखने को मिलता ही नहीं है। तो इट वॉज अ सेकुलर सिविलाइजेशन एंड द रिलीजियस एलिमेंट्स दो प्रेजेंट डिड नॉट डोमिनेट द सीन। हाँ, रिलीजियस सीन्स जो हैं वो डोमिनेट नहीं कर रहे हैं सोसाइटी को। क्यों? क्योंकि हमें कोई टेम्पल के एविडेंस नहीं मिल रहे हैं, बहुत बड़ा पुरोहित का रोल यहाँ पर देखने को नहीं मिल रहा है। ठीक है, सेंट का यहाँ पर सोसाइटी में बहुत ज़्यादा इंटरफेरेंस कोई देखने को नहीं मिल रहा है कि सोसाइटी वॉज मेनली डायरेक्टेड बाई सम रिलीजियस हेड्स, तो वो भी हमें देखने को नहीं मिल रहा है। अब देखो तो हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हुई, इट हैज़ बिकम राइट। तो पहली स्टेटमेंट करेक्ट हो गई। दूसरी देखते हैं, ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वॉज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया। तो देखो कॉटन के सबसे बड़े एक्सटेंसिव लेवल पर यूज करने वाले पहले लोग थे इंडस वैली पीपल। तो ड्यूरिंग दिस पीरियड कॉटन वाज यूज्ड फॉर मैन्युफैक्चरिंग टेक्सटाइल इन इंडिया, बिल्कुल जनरल स्टेटमेंट है, जिसने पढ़ा होगा, नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, कुछ भी इसमें अलग नहीं पूछा है। आंख बंद करके देखते ही इसको करेक्ट हमें इसको मान लेना है और इससे हमारे बी सी ऑप्शन बोथ ए एंड 1 एंड 2 इस पे हम पहुंच जाएंगे। तो हमारा इस तरीके से हमने देखा कि किस तरीके से इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं, सी ऑप्शन पे पहुंच जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, द धर्म एंड रीत डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया। धर्म और रीत के बारे में यहाँ पर बात हो रही है कि धर्म क्या है और रीत क्या है। डिपिक्ट अ सेंट्रल आइडिया ऑफ एंशिएंट वैदिक सिविलाइजेशन ऑफ इंडिया इन दिस कॉन्टेक्स्ट कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। अब देखो ये क्वेश्चन किसी बुक से नहीं है, ये क्वेश्चन इस तरीके से नहीं पूछा गया है कि आपने कोई मटेरियल रिवाइज किया था उसमें इसको डिफाइन किया गया हो। ये क्वेश्चन है आपकी बेसिक अंडरस्टैंडिंग पे, आपकी बेसिक नॉलेज पे, आप कैसे समझते हो धर्म और रीत को, तो इन टर्म्स को कैसे समझते हो उसी की बात यहाँ पर हो रही है। धर्म वॉज अ कॉन्सेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशन एंड द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज। तो यहीं से ही पता चल जाना चाहिए कि जब भी बात होती है धर्म की, कि हमारा धर्म क्या है, हमारी स्टूडेंट का धर्म क्या है। स्टूडेंट का धर्म है अच्छे से पढ़ाई करना, अपने एग्जाम के लिए अच्छे से तैयार होना। ठीक है, ऐसे ही एक बिजनेसमैन का धर्म क्या है कि अपने बिजनेस पे पूरी तरीके से फोकस रहना, अर्थ का अच्छे तरीके से उपयोग करना, अच्छे तरीके से पैसा कमाना और उससे लोगों की मदद करना। इसी तरीके से एक माँ का धर्म क्या है, माँ का धर्म है अपने बच्चे को अच्छे से पाल पोस के बड़ा करना, उसको अच्छी शिक्षा देना, उसको अच्छा भोजन देना। सो इसी तरीके से धर्म वॉज अ कॉन्सेप्शन ऑफ ऑब्लिगेशंस एंड द डिस्चार्ज ऑफ वंस ड्यूटीज। तो अगर यहाँ पर यहाँ तक जैसे ही बात समझ में आएगी तो आपको क्लिक करना चाहिए कि ये स्टेटमेंट हमारी करेक्ट है। अब बात पहली तो हमें समझ में आ गई, चलो ठीक है। अब डाउट होगा सेकेंड पे, रीत वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंट। तो फंडामेंटल मोरल लॉ की बात हो रही है जो यूनिवर्स को गवर्न करने में, फंक्शन करने में हेल्प करती है। तो रीत की बात हो रही है। तो रीत इज समथिंग जो चली आ रही है। तो अगर आपने सुना हो रघुकुल रीत सदा चले आई, ये जिसने भी रामचरितमानस पढ़ी हो या ये चौपाई सुनी हो, रघुकुल रीत सदा चले आई। तो रीत क्या है, रीत इज समथिंग विच इज इन कंटिन्यूटी। कोई ऐसा एक अफर्मेशन है, कोई एक ऐसी सोसाइटी में चलाया हुआ एक नियम है जो चलता चला आ रहा है और वही गाइड करता चला आ रहा है और उसी से ही सब कुछ डिसाइड हो रहा है। तो जैसे आपकी फैमिली में कोई रीत चली आ रही होगी, वही डिसाइड करेगी आगे और आप उसको कभी भी चेंज नहीं करोगे। रीत वॉज द फंडामेंटल मोरल लॉ गवर्निंग द फंक्शनिंग ऑफ द यूनिवर्स एंड ऑल इट कंटेंट। तो इससे क्या है कि हमारा ये स्टेटमेंट भी सही हो जाता है, ऑल्दो थोड़ा सा ट्रिकी है, कई बच्चे गलत भी कर सकते हैं, बट दिस स्टेटमेंट इज ऑल्सो करेक्ट हेयर और इससे हम सही ऑप्शन तक पहुंच जाएंगे। एंड सो दिस इज हाउ वी आर गोइंग टू मार्क द बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 करेक्ट। तो ये जो स्टेटमेंट है यहाँ पर, रीत इज द फिजिकल ऑर्डर ऑफ द यूनिवर्स। तो रीत क्या है, पूरे यूनिवर्स का फिजिकल ऑर्डर है, द ऑर्डर ऑफ द सेक्रीफाइस एंड द मोरल लॉ ऑफ द वर्ल्ड। तो इस तरीके से रीति को यहाँ पर डिफाइन किया गया है। तो यहाँ पर जो हमारी स्टेटमेंट है दैट इज गोइंग टू बी बोथ ए 1 and 2 इज गोइंग टू बी द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर जो है हमारा, फ्रॉम वेयर द वर्ड सत्यमेव जयते टेकन। तो सत्यमेव जयते वर्ड को कहाँ से लिया गया है, ये क्वेश्चन है हमारा। तो देखो बहुत पुराना क्वेश्चन है, 2004 का क्वेश्चन है, ऑल्दो
पहले ऐसे फैक्चुअल क्वेश्चंस पूछे जाते थे, और अब तो हर एक मटेरियल में, जो भी मटेरियल आप पढ़ोगे उसमें लिखा ही होता है कि सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है। तो कोई भी ऐसी चीज़ें होती हैं जो इम्पोर्टेंट की टर्म्स यूज करती है गवर्नमेंट, या कुछ भी ऐसे स्टेटमेंट्स यूज करते हैं, तो ये कहाँ से लिए गए, इस तरीके के क्वेश्चंस कभी कभार पूछ लिए जाते हैं। तो ये जो सत्यमेव जयते है, इट इज टेकन फ्रॉम द उपनिषद, और मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है। ठीक है, तो मुंडक सत्यमेव जयते का मतलब क्या होता है, ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ्स। तो ट्रुथ अलोन ट्रियम्फ्स इसका मतलब होता है कि सत्यमेव की सदा सत्य की सदा विजय हो, सत्यमेव जयते। सो इट इज रिटन इन देवनागरी स्क्रिप्ट, और ये देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखा हुआ है। इट इज टेकन फ्रॉम द हिंदू सेक्रेट राइटिंग मुंडक उपनिषद, मुंडक उपनिषद से इसको लिया गया है। अब मुंडक उपनिषद के 3 मेन पार्ट्स हैं। द फर्स्ट पार्ट एक्सपाउंड्स द साइंस ऑफ हायर एंड लोअर नॉलेज, तो हायर नॉलेज और लोअर नॉलेज की बात करता है पहला पार्ट। दूसरा पार्ट है उसमें द ट्रू नेचर ऑफ सेल्फ, आत्मा और ब्रह्म की बात हो रही है, आत्मा और ब्राह्मण की बात हो रही है यहाँ पर सेकेंड पार्ट में। और थर्ड पार्ट में यहाँ पर बात हो रही है the previous two parts, the attempts to describe the state of knowing Brahman, which one of bliss and fearlessness, which is one of bliss and fearlessness। तो इतनी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, बस इतना जानना है कि दिस इट इज़ अ फैक्चुअल क्वेश्चन, और सत्यमेव जयते इज टेकन फ्रॉम द मुंडक उपनिषद, मनुस्मृति से नहीं लिया गया, भगवत गीता से भी नहीं, और ऋग्वेद से भी नहीं। सो दैट्स इट। हमने इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व किया, और उसमें ये भी देखा कि एक्चुअल एग्जाम में क्वेश्चंस को कैसे डील करना है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किस तरीके से हमें एज देते हैं, एक ज़्यादा अच्छा व्यू देते हैं व्हेन वी कंपेयर देम विद द मॉक टेस्ट। मॉक टेस्ट में हमें एक्चुअल फील ऑफ एग्जाम मिल सकता है, हमें एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है, बट द नेचर ऑफ क्वेश्चन, द काइंड ऑफ स्टेटमेंट्स यूपीएससी फ्रेम्स, वो कहीं ना कहीं लैग कर जाते हैं मॉक टेस्ट। तो वहाँ पर रोल आ जाता है कि जितना ज़्यादा हम पीवाईक्यू एनालाइज करेंगे, जितना ज़्यादा पीवाईक्यूज को हम प्रैक्टिस करेंगे, उससे हमें एक्चुअल एग्जाम में काफ़ी हेल्प होती है। सो दैट्स इट। सून वी विल कम विद द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।